नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बिज़नेस एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं एसजेएस एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड की। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जो भी हम आज एनालिसिस करेंगे इन फ्यूचर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, हम दोबारा आके रिव्यू कर सकते हैं कि क्या हम सोच रहे थे वो सही था, वो गलत था, तो वो हमें सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ उससे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर दी है 21 ऑफ अगस्त 2025। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आज के वीडियो में, सबसे पहले हम बिज़नेस के बारे में देखेंगे कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह हैं, और फंडामेंटल्स के बाद हम देखेंगे कि कंपनी के आज के वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं, कंपनी के टेक्निकल्स किस तरह हैं, कंपनी के की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स, और एट द एंड मैं वीडियो को समराइज़ करूँगा, जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और वैल्यूएशन तीनों के बेस पे कंपनी को रेट करूँगा। सपोज़ मेरे को फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं तो मैं उनको ग्रीन कलर से रेट करूँगा। मेरे को फंडामेंटल्स ठीक-ठीक लग रहे हैं तो मैं उनको येलो से रेट करूँगा, और मेरे को अगर फंडामेंटल खराब लग रहे हैं तो मैं उनको रेड से रेट करूँगा। तो इसी तरह वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स को भी हम इसी तरह से रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो बेसिकली कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट बी2बी बिज़नेस मॉडल में ऑपरेट करती है, जो कि डेकोरेटिव और फंक्शनल एस्थेटिक पार्ट्स ओईएम्स को सप्लाई करती है। ओईएम्स जैसे कि अपने महिंद्रा हो गई, हीरो हो गई है। देखिए मैंने यहाँ पे कस्टमर्स की भी लिस्ट दी है, और ये कंपनी के जो भी पुराने कस्टमर्स हैं वहाँ उनकी लिस्ट है, और यहाँ पे जो कंपनी ने रिसेंटली नए कस्टमर एक्वायर किए उनकी लिस्ट है। तो बेसिकली कंपनी कंज्यूमर अप्लायंस हो गए, जैसे यहाँ पे देखिए आप वर्लपूल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें टू व्हीलर्स, जैसे होंडा हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, इनको, या फिर टीवीएस हो गया, हीरो हो गया, तो इनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके साथ अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, और उसके बाद इन सबको कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है। इनके जैसे जो जो लोगोज हो गए, यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए जैसे टाटा की गाड़ी पे यहाँ पे जो लोगो है, इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो इट्स स्ट्रेटजी इज टू बिल्ड इनोवेटिव प्रीमियमाइजेशन, ग्लोबल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली कंपनी आज के डेट में इनोवेटिव प्रोडक्ट जो न्यू एज व्हीकल्स में लगते हैं वो लॉन्च कर रही है। साथ ही साथ प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसे कि लाइटिंग में या कोई ऐसा डिज़ाइन है, या सपोज़ लोगो का कोई ऐसा डिज़ाइन है, या फिर कोई सपोज़ किसी मॉडल का नाम किसी डिफरेंट लाइक डिकेल पे लिखना है। जैसे डिकेल का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं आपको इनका आई थिंक मैंने फ़ोटोज़ दिया। तो ये देखिए, तो सपोज़ जैसे यहाँ पे ये जुपिटर लिखा है, या फिर इस तरह से महिंद्रा का लोगो हो गया, तो इस तरह की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये आज की डेट में जो प्रीमियमाइज़ेशन है उनका, उसके ट्रेंड का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी जो है प्रीमियम प्रोडक्ट में ऑपरेट करती है, और जो भी नए ऑटोमोटिव्स आ रहे हैं, जो भी नए टू व्हीलर्स आ रहे हैं, उन सब में जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है वो आज की डेट में जो उनके लोगोज़ हैं, उनके लाइट के डिज़ाइन, या उनका और कई सारे एस्थेटिक्स हो गए, तो वो सब अ, उनको वो एज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट में डाल के। तो उस सब का सप्लायर है कंपनी। तो बेसिकली वो सब सप्लाई करती है, और उसके साथ-साथ कुछ जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं वो भी सप्लाई करती है, जैसे कि एयर वेंट हो गया, या फिर जो डिजिटल स्क्रीन होती है उसका जो कवर है वो सप्लाई करती है कंपनी। तो इस तरह के प्रोडक्ट में कंपनी ऑपरेट करती है, और बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मैंने बताया, जैसे कंज्यूमर हो गया, ओईएम्स ऑटोमोटिव में हो गया, टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल। उसके बाद जो नई कुछ ये जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे इतना बड़े तरीके से ऑपरेट नहीं करती, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी यहाँ पे भी जा सकती है। जैसे टेलीकॉम हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, मेडिकल डिवाइसेज़ हो गया, तो इनमें भी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इन फ्यूचर यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ प्रीमियमाइज़ेशन प्ले हो सकता है भारत में, और जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने आई थिंक पिछले 20 और 22 आई डोंट नो समथिंग क्वार्टर से इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको बीट किया है। तो बेसिकली लगभग पिछले 5-6 साल से कंपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ को बीट कर रही है। हालाँकि ये जो कंपनी ने बीट किया है ग्रोथ के लेवल पे, ये सिर्फ़ ऑर्गेनिक लेवल पे नहीं है, एक्वायर भी किए हैं कंपनी ने 2 कंपनीज़, उनकी भी हम बात करेंगे। तो उनकी वजह से कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर पाई है। तो चलिए अब बिज़नेस के बाद हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे, जिसमें हम ग्रोथ की बात करेंगे, फिर मार्जिन्स की बात करेंगे, फिर रिटर्न रेशियोज़ की बात करेंगे। फिर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 5 साल की बात करेंगे। उसके बाद हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, और ये सब हम पिछले 5 साल की बात करेंगे, पिछले 5 साल में ये किस तरह से रहा है उसकी बात उसके बेस पे एनालाइज़ करेंगे इन सबको। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो अराउंड
17 20% के आसपास का सीएजीआर आप पकड़ के चलो कि 20% का सीएजीआर कंपनी कर रही है। हालाँकि पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा-सा स्लो डाउन ज़रूर हुआ है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी खराब कर रही है और ऑटो सेक्टर भी खराब कर रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी ने ऑटो सेक्टर की ग्रोथ के मुकाबले अच्छा परफ़ॉर्म किया है। यहाँ पे इनकी अगर आई थिंक प्रेज़ेंटेशन में भी हम आ जाएँ तो इन्होंने वो मेंशन किया है कि ये देखिए, तो ये हाँ। तो ये देखिए SGS आउटperformed of delivering 19x growth in automotive business compared to 1.2% year-on-year growth in two-wheelers and passenger vehicle industry। तो जहाँ पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 1.2% ग्रो किया, एसजेएस जो है वो 19x ऑफ दैट ग्रो किया है, यानी कि 32% जो है वो टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रो किया, ओवरऑल 11.2% ग्रो किया और डोमेस्टिक बिजनेस जो है इनका वो 12.1% से ग्रो किया, यानी कि एक्सपोर्ट उतना अच्छे से ग्रो नहीं किया एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, लेकिन ओवरऑल फिर भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑन बैक ऑफ 32.7% YOY growth in two wheelers and 13.8% YOY growth in पैसेंजर व्हीकल। तो अगर हम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल के बेस पे देखें तो एसजेएस ने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया यहाँ पे, लेकिन अगर हम ओवरऑल के बेस पे देखें, ओवरऑल बेस पे भी इन्होंने इंडस्ट्री के साथ ही चले हैं, इंडस्ट्री से कुछ बेहतर ही किया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें पैट की, तो पैट में भी सेम ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन पैट में और रेवेन्यू में एक और आप चीज़ देखें तो हर साल जो पैट है वो रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा अच्छे से बढ़ा है। यहाँ देखिए 16.40, 17.7, 6.47, 8.33, 17.08, 21.81, सिर्फ 2024 में है जो वहाँ पे पैट का ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से कम था। उसके अलावा हर साल में कंपनी ने जो पैट ग्रोथ है वो अच्छा किया है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ, और सेम लास्ट 4 क्वार्टर में भी आप देखें तो ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे जो पैट ग्रोथ है, ये इसका मतलब है कंपनी लगातार मार्जिन एक्सपैंड कर रही है, और मार्जिन एक्सपेंशन का इनका 2-3 कारण है। एक तो ग्रॉस लेवल पे जो है मार्जिन एक्सपेंशन हुआ थोड़ा-सा, उसके बाद जब स्केल होता है तो फिर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हुआ। उसके बाद जो तीसरा है, इन्होंने डेट पे ऑफ किया जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने की वजह से पैट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है पैट लेवल पे। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम मार्जिन्स पे आ जाए तो मार्जिन्स देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है। 25% का एबिटा मार्जिन इज़ वेरी, वेरी गुड। ऑटो ऑटो इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आई डोंट थिंक सो इस लेवल पे ऑपरेट करती है। बहुत कम ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो इन मार्जिन्स पे ऑपरेट करती हैं, नहीं तो ज़्यादातर 10 से 15% की रेंज में ही कंपनी ऑपरेट करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, और ये प्रीमियमाइज़ेशन का एक बड़ा प्ले हो सकता है इन फ्यूचर। और यहाँ पे मैंने 4 साल का एवरेज इसलिए लिया है क्योंकि उससे पहले कंपनी जो थी वो स्टैंड अलोन बेस पे ऑपरेट करती थी। यहाँ पे अगर हम देखें अ, हाँ, तो ये देखिए तो 2022 के बाद ये कंसोलिडेट लेवल पे ऑपरेट करनी शुरू हुई है, और अगर हम स्टैंड अलोन बेस पे देखें वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। वो लगभग 30% के आसपास स्टेबल है। लेकिन अगर हमको कंसोलिडेट लेवल पे देखना है, और कंसोलिडेट लेवल पे एज़ एज़ पर मैनेजमेंट 26 से 28% का मार्जिन ये स्टेबल स्टेडी स्टेट में कर सकते हैं, और यहीं पे ये रखना चाहते हैं अपने मार्जिन्स को। अब हम अगर अगर आ जाए रिटर्न रेशियोज़ पे, तो रिटर्न रेशियोज़ टॉप नॉच, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 25-30% का आरओसी, 16 से लेके 20% का आरओई, और यहाँ पे कंपनी जो है 30% और 19% पे आरओसी और आरओई को मेंटेन रखना चाहती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग कैश पे आ जाएँ, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में क्या किया कि पिछले 5 साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंडिविजुअली हर ईयर में कितना रहा है रेशियो, उसको यहाँ पे हमने एनालाइज़ किया है। तो बेसिकली हर साल नियरली 70% से ऊपर ही रहा है, सिर्फ़ ये 2022 में था, यहाँ पे 1-2 साल तो एक ऊपर-नीचे होता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम एवरेज भी देखें, तो एवरेज आई थिंक अराउंड 75 पॉइंट 75.99 आ रही है एवरेज। तो बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑपरेटिंग लेवल पे भी बात करें कंपनी की तो। तो 75.99% का एवरेज है, और उसके अलावा हर साल नियरली 70% से ऊपर का जो है कैश कन्वर्जन है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेशियो है। उसके बाद अगर हम बात करें डेट की, तो डेट में तो कुछ करना ही नहीं भाई, कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाँ, ये देखिए, तो बोरोइंग यहाँ पे आपको दिखेगी ज़रूर, लेकिन ये बोरोइंग नहीं है, इसमें लीज़ लायबिलिटी भी है, और बोरोइंग आज की डेट में सिर्फ़ 15 करोड़ की रह गई है। और वहीं अगर हम बुक्स में देखें, तो बुक्स में कंपनी के पास 21 करोड़ का कैश है। तो बेसिकली नेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है, और ये रिसेंटली कंपनी ने डेट पे ऑफ किया अपना,
जिसके बाद कंपनी सोच रही है कि इन फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको भी इंटरनल एक्रूवल से ही टारगेट करेंगे। अगर कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे कोई एक्विजिशन आ गया जो कि अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे कंपनी सोच सकती है कि डेट लेगी। अदरवाइज कंपनी सोच रही है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है और जो एक्सपेंशन है वो इंटरनल जो कंपनी के कैश फ्लोज है उनसे ही वो करना चाहते हैं। और इसका रीजन क्या है कि कैश फ्लो ये देखिए आप बहुत ही स्ट्रांग है, तो कंपनी को कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स है हमारी कंपनी के। तो अगर हम फंडामेंटल्स के बाद वैल्यूएशंस पे आ जाएं, तो वैल्यूएशंस ठीक है एज कंपेयर टू ग्रोथ और एज कंपेयर टू फंडामेंटल्स। 34 टाइम्स का मल्टीपल है आज, 26.6 टाइम्स का 4 साल का एवरेज है। 4 साल का एवरेज इसलिए हमने लिया है क्योंकि कंपनी 2021 में लिस्ट हुई है, तो उससे ज्यादा की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने 4 साल का एवरेज पकड़ा है यहाँ पे। और प्राइस टू सेल्स 5.5 टाइम्स, 3.9 टाइम्स है 4 साल का एवरेज, और सेम प्राइस टू बुक 6.3 टाइम्स और 4.4 टाइम्स का है। तो थोड़े से हाई जरूर है वैल्यूएशंस, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखें, अगर हम ग्रोथ रेट्स देखें, अगर हम फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स देखें, अगर हम एक्सपेंशन प्लान्स देखें, तो आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस काफी हद तक ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद यहाँ पे आपको लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए 25-26 टाइम्स के आसपास या उससे नीचे, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मौका कंपनी ने दिया है, देखिए तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है, तो अगर हम उनके पी के बेस पे भी जाएं, तो ये देखिए शुरू में लिस्टिंग के बाद ये देखिए तो 18 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी मिला था, उसके बाद फिर ये 32 पे गया, उसके बाद फिर गिर के ये 25 पे आया, और वहां से फिर ये लगभग आई थिंक 38-39 टाइम्स गया था, और फिर ये गिर के 22 टाइम्स आया। अब ये फिर बढ़ गया अराउंड 34-35 टाइम्स के आसपास चल रहा है आज के डेट में, एज ऑन 20 अगस्त का हम अगर हम बात करें, 20 अगस्त 21 अगस्त की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यूएशन ने मौका दिया है, तो हो सकता है कि शायद 6 महीने बाद ये फिर दोबारा से 25 टाइम्स के रेंज में आए, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और इसी तरह हमारा जो प्राइस टू सेल्स है वहां पे भी हमको जो एवरेज है वही देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग इसलिए भी कम हुआ था बीच में क्योंकि मार्जिन एक्सपेंड किए थे, लेकिन हम ये देखिए तो सेम ट्रेंड हमें प्राइस टू सेल्स में भी दिख रहा है। तो प्राइस टू सेल्स 3 टाइम के आसपास नीचे की साइड जाता है, 3 से 3.5 टाइम। तो आई थिंक अगर 4 टाइम के आसपास जाए तो शायद वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं कंपनी की हिस्ट्री देख के आपको बता रहा हूँ। ये आपको अपना काम खुद करना है कि आपको लेना चाहिए शेयर या नहीं। तो मैं वैल्यूएशन की बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर इन जनरल भी आप कोई भी इस वीडियो से रिकमेंडेशन ना लें, चाहे मैं फंडामेंटल अच्छा बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कल को फंडामेंटल खराब भी हो जाए। तो ये आपको अपना एनालिसिस खुद खुद करना है। मैं आज की डेट में कंपनी में क्या है वहां तक आपको बता सकता हूँ, इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसका हम सिर्फ एक गैस ले सकते हैं, और वो गैस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो चलिए वैल्यूएशंस के बाद हम बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। तो प्राइस मोमेंटम लार्जली अपवर्ड्स है, और वैल्यूएशंस आर स्लाइटली हायर ऑल्दो द ग्रोथ इज गुड। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ट्रेंड लार्जली देखिए तो अपवर्ड की तरफ ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशन आज के डेट में थोड़े से हाई है। तो शायद अगर ऐसा हिकअप, ये देखिए आप, ऐसा हिकअप आपको एक और मिलता है, ऐसा इतना इतना बुरा ना भी हो, यहाँ से लगभग 30-40% का करेक्शन हो गया था, तो अगर 15-20% का करेक्शन मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा व्यू है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो ये आप खुद आप अपना काम करें। मैं सिर्फ आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 700 से ये लगभग 550 570 के आसपास गया था, 700 सवा 700 से। तो लगभग 20% के करेक्शन के बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। और सिमिलरली इन फ्यूचर भी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकता है। आज के डेट में थोड़े से महंगे हैं वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से। वहीं आईपीओ से ढाई 2.5 टाइम्स हो चुका है शेयर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 400 450 के आसपास से ये 350 पे गिरा, उसके बाद कंसोलिडेट किया, और उसके बाद ये सीधा आई थिंक 1300 से ऊपर निकल गया है आज की डेट में शेयर, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहा है और मार्जिन भी एक्सपेंड किए हैं। अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए तो 26% से पहले गिरे 25% से, उसके बाद फिर 24%, और यहाँ पे जब मार्जिन एक्सपेंड किया तो कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो वही है, इन फ्यूचर भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है शायद मार्जिन ये जो है वो 27 या 28% पे पहुंच जाए। तो अगर वैसा होता है और साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो प्रॉफिट पर जो ग्रोथ है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद अगर हम प्राइस मोमेंटम के बाद कुछ डेवलपमेंट जो कंपनी आज की डेट में कर रही है उनकी बात करते हैं, तो ये है कि हैवी इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट जनरेशन डेकोरेटिव एंड फंक्शनल सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल कवर ग्लास, इल्यूमिनेटेड लोगोस इन माउल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड आईएमडी आईएमएल आईएमएफ टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है कंपनी ने रिसेंटली जो कंपनी एक्वायर किया उससे कंपनी ने एक्वायर किया है। तो यहाँ पे अगर हम उनकी प्रेजेंटेशन में भी आके देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने दिखाया बताया था
ये देखिए तो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो ये देखिए तो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे ये देखिए सो डब्ल्यूपीआई को एक्वायर किया था और उसके बाद जब से इन्होंने एक्वायर किया है उनका जो रेवेन्यू है लगभग पिछले 1 साल में ही आई थिंक 1.5x हो गया है। तो बेसिकली कंपनी का हिस्ट्री रहा है कि अच्छे एक्विजिशन किए हैं और यहाँ पे एक और एक्विजिशन जो है वो एसजेएस डेकोप्लास्ट का है जिसका रेवेन्यू 3 गुना हो गया जब से कंपनी ने एक्वायर किया है 2022 में। तो बेसिकली कंपनी का एक अच्छा स्ट्रेटजी है कि नया कंपनी को एक्वायर करो जिसमें जिसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी हो और उसके प्रोडक्ट को उसके बाद फिर स्केल अप करो। और ये जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है ये जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की एसजीएस डेकोप्लास्ट उसमें ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं 100 करोड़ का केपेक्स लगा रहे हैं लगभग। तो आई डोंट नो इनके एसिड टर्न्स कितने हैं हमें देखना होगा। तो आज की डेट में अगर हम इनके देखें तो लगभग 1 के आसपास ऐसे टर्न्स हैं, तो 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से और जनरेट कर सकते हैं। आई डोंट नो उस प्रोडक्ट के कितने रेवेन्यू जो ऐसे टर्न है वो है, तो वो हमें कंपनी का जो कॉन कॉल है उसको देखना होगा उसमें कि कंपनी ने बताया कि नहीं। उसके बाद कंपनी का आज की डेट में जो एक्सपोर्ट है वो 6-7% का है, जो कि कंपनी इन फ्यूचर 14 से 15% का लेके जाना चाहती है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है डोमेस्टिक बिज़नेस भी ग्रो करेगा, यानी कि आज की जो डेट है 750 करोड़ से जब सेल 1000 करोड़ या 1200 करोड़ होगी तो उसमें 14-15% कन्वर्जन जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट का भी होगा बाय 2028। ये कंपनी का टारगेट है। अब ये होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद न्यू फैसिलिटीज जैसे हमने बात की कि ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है बेंगलोर में, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्प्ले कवर ग्लास फैसिलिटी हिसार में, उसके बाद क्रोम प्लेटिंग एंड पेंटिंग प्लांट इन पुणे। सॉरी, ये जो ग्रीनफील्ड है ये आई थिंक एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसके बाजू में ही ये एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हिसार में ये नया प्लांट है और यहाँ पे पुणे में भी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वहीं पे ये कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ग्रोथ ड्राइवर है। उसके बाद अगर हम देखें बैलेंस रेवेन्यू मिक्स जो है वो टू व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स कंज्यूमर अप्लायंसेज सपोर्टेड बाय द एक्विजिशन ऑफ वॉल्टर पैक इंडिया एंड एसजेएस डेकोप्लास्ट। तो बेसिकली कंपनी पहले क्या थी 2020-19 से पहले सिर्फ टू व्हीलर को ज़्यादा सप्लाई करती थी, कुछ प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को करती थी, लेकिन 2022 में कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। जो नए 2 एक्विजिशन किए हैं इससे कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट में गई है, उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल है उनमें भी कंपनी ने अपना सेल बढ़ाया है। और यही कंपनी का स्ट्रेटजी है कि इन फ्यूचर थोड़ा और डाइवर्सिफाई करें ताकि एक जो सेगमेंट है उसकी सिक्लिकलिटी कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को इम्पैक्ट ना करे और साथ ही साथ कंपनी इन फ्यूचर अच्छे से ग्रो भी कर पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑटो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं अगर एक इंडस्ट्री पे कंपनी डिपेंडेंट है तो। वहीं अगर 3-4 जैसे इंडस्ट्रीज अब कंपनी ने सैनिटरी वेयर में भी गई गई है कंपनी, टेलीकॉम में भी जा रही है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी जा रही है, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ा अपने आप को डाइवर्सिफाई करे तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद न्यू कस्टमर एडिशन, हीरो को Q1 2026 में कंपनी ने पहली बार सप्लाई किया। उसके बाद डिक्सन को ऐड किया है, वर्लपूल, टीआई इंडिया और ये यूएसए की कंपनी है स्टेलेनाइट्स, और आई थिंक ये जज़ाकी ये भी शायद आई थिंक टर्की में उधर साइड की कोई कंपनी है, तो रिसेंटली कंपनी ने इनको एक्वायर किया है। यहाँ पे आई थिंक कंपनी ने बताया भी, ये देखिए तो यहाँ पे आई थिंक कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि इन्होंने नए कस्टमर्स ये देखिए स्टार्टेड सप्लाईज टू हीरो मोटोकॉर्प इन Q1 FY26। तो बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प जो कि एक मार्केट लीडर है टू व्हीलर्स में, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से कंपनी इन फ्यूचर काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो उसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखें तो कंपनी का जो स्ट्रेटजी है मेन जो ग्रोथ का है वो है एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनमें जो पर व्हीकल शेयर है उसको बढ़ाने का। तो आज की डेट में आज से पहले 1200 से 1500 की किट वैल्यू थी पैसेंजर व्हीकल्स में, जो कि बढ़ के आज 3.5 से 5000 हो गई है और इन फ्यूचर कंपनी यहाँ से 4 से 6 गुना करना चाहती है। तो बेसिकली यहाँ से जो 3500 का अगर हम 4000 का भी एवरेज पकड़ें तो 4 गुना मतलब 16,000 से लेके 20,000 का किट वैल्यू करना चाहती है कंपनी इन फ्यूचर। तो आने वाले 3-4-5 सालों में, आई डोंट नो कितने सालों में, इन्होंने कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया है, लेकिन 4 से 5 सालों में या उससे थोड़ा ज़्यादा में यहाँ पे ये 4-5 गुना ग्रोथ हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो पैसेंजर जो टू व्हीलर हैं उसमें भी 300 से 500 के आज की डेट में जो वैल्यू है पर व्हीकल, उसको कंपनी लगभग 1.5 से 2 गुना करना चाहती है। तो यहाँ पे भी कंपनी इस किट वैल्यू पे फोकस्ड है। और सिमिलरली जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या और कोई मेडिकल डिवाइसेस हो गई, वहाँ पे भी आज की डेट में जो पर प्रोडक्ट वैल्यू है वो 50 से 150 रुपये है, जो कि कंपनी 3 से 4 गुना करना चाहती है। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस,
increase in existing share of customers and addition of new customers. So ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करना चाहती है और उसके साथ-साथ कंपनी एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रही है। तो ये तो बात हो गई कुछ डेवलपमेंट्स की। अब हम डेवलपमेंट्स के बाद आ जाते हैं कुछ की रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि रिस्क फैक्टर जब ऑटो इंडस्ट्री की बात होती है तो होता ही होता है। तो बेसिकली सेल्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ऑटो सेल्स। तो आज भी आई थिंक कंपनी का आई थिंक ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स को अगर हम कंपेयर करें आज भी तो अराउंड 78% का जो सेल है, यस 78% के आसपास का सेल, 76 77 सॉरी 76 या 77% के आसपास का सेल आज भी टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल से आता है। तो बेसिकली जो ऑटो सेगमेंट है उसमें उस पे हाईली डिपेंडेंट है कंपनी, और अगर कोई भी स्लो डाउन होता है वहाँ पे तो कंपनी के जो रेवेन्यू और उनके मार्जिन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और गिवन द सिक्लिकलिटी फैक्टर वैल्यूएशन लुक्स स्लाइटली एलिवेटेड। स्लाइटली एलिवेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रोथ अच्छा है और वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड है। अब ये नहीं बोल सकते कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो शायद अगर यहाँ से 15-20% का करेक्शन मिल जाए प्राइस में, या फिर 15-20% सेल ग्रो कर जाए और प्राइस यहीं पे रह जाए, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन की, तो क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ईजिली एक्सपोर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट प्रोडक्ट है कंपनी के, तो बेसिकली चाइना और कोरिया जैसी कंट्री से काफ़ी एक्सट्रीम कंपटीशन मिलता है और इसी की वजह से प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है। और डिस्पाइट की कंपनी प्रीमियमाइजेशन कर रही है, लेकिन ऐसा अगर कंपटीशन आता है तो वहाँ पे कंपनी को प्राइस कट लेने हो सकते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी जो परचेसिंग पावर है ज़्यादा है कंपनी के पास। ये देखिए यहाँ पे चौथा रिस्क ये फैक्टर या लॉस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ की अकाउंट, जैसे कि इनके पास महिंद्रा है या टाटा है या हीरो है या होंडा है या और भी कई बड़े कस्टमर्स हैं। अगर उनमें से एक भी जाता है तो इनका रेवेन्यू काफ़ी बुरे से इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये देखिए ड्यू टू प्राइसिंग कॉम्पिटिशन और प्रोडक्ट फेलियर। तो बेसिकली ये 3 रिस्क फैक्टर्स हैं कंपनी के, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर एक कस्टमर को कंपनी ज़्यादा अपने रेवेन्यू शेयर देती है और इन फ्यूचर उनको उसी कस्टमर से ग्रो करना चाहती है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ-साथ एक रिस्क भी रहता है। क्योंकि अगर वो कस्टमर कल को छोड़ के जाता है, तो वहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ की रिस्क फैक्टर्स हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो कि कंपनी का इन फ्यूचर परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट कर सकते हैं और शेयर परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी समरी पे। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ में कंपनी टॉप नॉच, डेट है नहीं, रिटर्न रेशियो सुपर्ब और कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत ही अच्छा, मार्जिन्स लाइक बेस्ट इन द इंडस्ट्री, ग्रोथ बहुत ही अच्छी, लगभग 18 से 20% का ग्रोथ जो सीएजीआर है वो कंपनी कर रही है पिछले 5-6 सालों में। उसके उसके बिना अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे भी देखें तो वहाँ पे भी कंपनी ने खराब नहीं किया है। हालाँकि वहाँ पे ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेसिकली ग्रोथ जो है वो ज़्यादा एक्विजिशन से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन पे भी कंपनी लगभग 8 7-8% 10% के आसपास का ग्रोथ कर रही है। तो बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इन फ्यूचर कंपनी और भी सोच रही है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है एक्वायर करने की किसी को, तो वो कंपनी वो भी ग्रैब कर सकती है, क्योंकि डेट नहीं है तो डेट लेके कंपनी उनको एक्वायर कर सकती है और बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंटरनली भी कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा इनको कॉशियस रहेंगे, क्योंकि थोड़े से एलिवेटेड है वैल्यूएशंस, हालाँकि फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद वैल्यूएशन ज़्यादा ना गिरें, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से कॉशियस है इन पे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी कॉल खुद लेनी चाहिए, ना कि आपको किसी से पूछना है कि आप कंफर्टेबल हैं इस लेवल पे या नहीं, या आप थोड़ा-सा लेके फिर अगर प्राइस नीचे गिरता है, वैल्यूएशन नीचे आता है, तो वहाँ पे थोड़ा पोज़ीशन को स्केल भी कर सकते हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन के बाद बात करें टेक्निकल्स की, तो जैसा कि मैंने बात किया शुरू में कि जो प्राइस ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, ये देखिए तो प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ है। थोड़े से ये देखिए ऐसे हिकअप्स आते रहते हैं जब कंपनी स्टेज में होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो ऊपर को लग रहा है, तो शायद अगर ऐसा हिकअप आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेने के लिए। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है, अगर आपको कंपनी के बारे में समझ आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसा ही बिज़नेस एनालिसिस लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप खुद सीख सकेंगे कि एक कंपनी को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज़ करते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी और कंपनी पे इस तरह का एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। अगर मेरे को समझ आती होगी वो कंपनी और मुझे लगेगा कि उसके शेयर में कोई दम लग रहा है, कंपनी में कोई दम लग रहा है, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।
तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।